गया तो हमें पता चल रहा है कि हमारा मेथड जो है वो रैंडम कलर तो जनरेट कर रहा है, मतलब 3 रैंडम वैल्यूज को जनरेट करके एक कलर आरजीबी की फॉर्म में हम बना पा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ आगे हम आरजीबी भी ऐड कर देते हैं, रिफ्रेश किया, दोबारा से कॉल करते हैं तो आरजीबी ऑफ दिस, आरजीबी ऑफ दिस, आरजीबी ऑफ दिस, तो रैंडम कलर्स हमारे पास जनरेट होकर आ रहे हैं। अब इवेंट लिस्टनर से हम क्या करेंगे, इस रैंडम कलर की वैल्यू को सबसे पहले तो हम अपनी H3 की वैल्यू में सेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट H3 इज इक्वल टू, इनफैक्ट इस वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेट H3 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर कर देंगे अपना H3 एंड H3 की जो वैल्यू है H3 डॉट इनर टेक्स्ट को हम सेट कर देंगे टू दिस कलर। तो उसके लिए सबसे पहले इस गेट रैंडम कलर को हमें कॉल लगानी पड़ेगी, लेट रैंडम कलर इज इक्वल टू गेट रैंडम कलर। तो राइम हो गया पूरा, रैंडम कलर के अंदर हमने अपना कलर स्टोर करा लिया, इसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे टू आर H3, सेव, एंड एक लास्ट में कंसोल डॉट लॉग हम कर देंगे कलर अपडेटेड, से कर लिया सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही जनरेट कलर पे क्लिक किया वैसे क्या हो गया, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई एंड कलर अपडेटेड। दोबारा क्लिक किया, दोबारा वैल्यू अपडेट हो गई, कलर अपडेटेड, दोबारा क्लिक किया, दोबारा वैल्यू अपडेट हो गई, कलर अपडेटेड, दोबारा क्लिक किया, दोबारा वैल्यू अपडेट हो गई, कलर अपडेटेड। तो इतना पार्ट तो हमने कर लिया है। अब हम चाहते हैं साथ के साथ इस डिव का भी कलर चेंज हो जाए। तो डिव का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपने डिव को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम एक्सेस कर लेंगे अपने डिव को, एंड डिव के अंदर चाहे तो हम एक नई क्लास ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली डिव डॉट स्टाइल डॉट, इसे हम कर लेंगे बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, इसे सेट कर देंगे अपने रैंडम कलर वैल्यू को। तो डिव के जो स्टाइल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट हो जाएगा टू दिस रैंडम कलर। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही क्लिक किया जनरेट कलर पे, वैसे क्या हुआ, ये कलर जनरेट हो गया, कलर इज अपडेटेड एंड डिव का कलर भी चेंज हो गया। दोबारा नया कलर जनरेट कर देंगे, दोबारा कलर जनरेट हो गया। एक बार और क्लिक किया तो दोबारा आरजीबी वैल्यूज एंड अ न्यू कलर इज जनरेटेड। दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी अपने रैंडम कलर्स को जनरेट कर सकते हैं, और उन रैंडम कलर्स के साथ हमें आरजीबी वैल्यूज भी मिलते रहेंगे। हम चाहे तो हेक्स कोड में भी सेम चीज कर सकते हैं। हेक्स कोड में बस 006 की जगह हमें FF तक करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़े बहुत हमारे कन्वर्जन रहेंगे, तो उसके लिए हमें हेक्साडेसिमल बेसिकली आना चाहिए, कन्वर्जन आने चाहिए, पर उतने ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर सीखा है वो है हमारे इवेंट लिस्टनर्स का, कि कैसे हमारे पेज के ऊपर क्लिक जैसे सिंपल इवेंट की मदद से हम पूरे के पूरे वेब पेज का कलर या बाकी स्टाइलिंग या बाकी जो फंक्शनैलिटीज होती है उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि एक बटन के क्लिक करवाने से कैसे हमारे पेज के अंदर हम मल्टीपल चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट लिस्टनर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हमारे जो इवेंट लिस्टनर्स है, अभी तक हमने बटन को एज एन एग्जांपल लिया है, पर हम चाहें तो इवेंट लिस्टनर्स मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहाँ पर अपने HTML के अंदर एक पैराग्राफ बना सकते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, से कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया, एंड इस पैराग्राफ के लिए भी हम अपना एक इवेंट लिस्टनर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे एक्सेस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम अपने पैराग्राफ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड P के ऊपर हम अपना इवेंट लिस्टनर ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं जब भी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया जाए तो एक कॉल बैक ट्रिगर हो जाए जो कंसोल डॉट लॉग करेगा पैरा वॉज क्लिक, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा पैराग्राफ वॉज क्लिक। तो जो क्लिक इवेंट है वो सिर्फ बटन्स का नहीं होता, वो मल्टीपल एलिमेंट्स पर हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही लेट्स सपोज हम कोई डिव क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम एक क्लास दे देते हैं बॉक्स, ये हमारा बॉक्स है, एंड बॉक्स के लिए हम एक हाइट दे देते हैं इक्वल 100 पिक्सल्स एंड विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स। इसे बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं पिंक, एंड साथ के साथ एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, ये हमारा डिव बन गया। अब हम चाहते हैं इस डिव के ऊपर जैसे ही हमारा माउस हवर करे वैसे ही क्या हो, प्रिंट हो जाए कुछ। तो इस डिव को भी हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हम इसके क्लास के नाम से इसे एक्सेस कर सकते हैं, और बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर हम कर सकते हैं फॉर माउस एंटर। जैसे ही माउस एंटर करे वैसे ही हम चाहते हैं कॉल बैक ट्रिगर हो जाए जो कंसोल डॉट लॉग कराए माउस इनसाइड डिव या माउस इनसाइड बॉक्स, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही पैराग्राफ को क्लिक किया तो ये प्रिंट हो रहा है, पर जैसे ही हम अपने इस पॉइंटर को, इस कर्सर को लेकर जाएंगे अपने डिव के अंदर वैसे ही प्रिंट हो जाएगा माउस इनसाइड बॉक्स। दोबारा से माउस इनसाइड बॉक्स, पैराग्राफ को क्लिक करेंगे माउस इनसाइड बॉक्स। तो इस तरीके से मल्टीपल जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारे इवेंट्स सिर्फ बटन स्पेसिफिक हैं। इनफैक्ट हम पेज के हर एक सिंगल एलिमेंट पर एक इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं टू चेक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इवेंट लिस्टनर्स के अंदर दिस के बारे में। अब दिस कभी कभी हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग सकता है, पर दिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, इसीलिए हम इसे बार बार पढ़ते हैं अलग अलग टॉपिक्स में। इवेंट लिस्टनर्स के अंदर हम चाहे तो दिस को एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन दिस इज यूज्ड इन अ कॉलबैक ऑफ इवेंट हैंडलर ऑफ समथिंग इट रेफर्स टू दैट समथिंग। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एलिमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई इवेंट लिस्टनर क्रिएट करते हैं, या इवेंट लिस्टनर को ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हैंडलर, जो हमारे इवेंट्स को हैंडल करता है। जब इवेंट हैंडलर क्रिएट करते हैं तो उस इवेंट हैंडलर के अंदर दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है कि हमने कौन से इवेंट के लिए उसे क्रिएट किया, दूसरा होता है हमारा कॉलबैक। तो हम चाहें तो इस कॉलबैक के अंदर अपने दिस को यूज कर सकते हैं, और कॉलबैक के अंदर इस दिस का मतलब होगा वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या वो स्पेसिफिक चीज जिसके लिए हमारा इवेंट लिस्टनर या इवेंट हैंडलर क्रिएट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बटन के लिए इवेंट लिस्टनर क्रिएट करते हैं, यहां पर ये सारी चीजें हम हटा लेते हैं, एक सिंगल बटन क्रिएट करते हैं, क्लिक मी, इसे कर लेते हैं सेव। यहां पर एक्सेस करते हैं अपने बटन को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारा बटन, सेव, रिफ्रेश।
अब हम चाहते हैं कि बटन के ऊपर हमारा एक इवेंट लिसनर आ जाए। जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाए वैसे ही हम प्रिंट करवाना चाहते हैं फंक्शन console.log this। तो सिंपली हम दिस को प्रिंट करवाएंगे। तो इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे हमारे लिए क्या डिस्प्ले होकर आया, बटन डिस्प्ले होकर आया। जैसे इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया दोबारा से बटन डिस्प्ले होकर आया, दोबारा से क्लिक किया दोबारा से बटन डिस्प्ले होकर आया। तो बेसिकली हमारा जो दिस है हमारे ऐड इवेंट लिसनर मेथड के कॉल बैक में, यानी इस फंक्शन के अंदर जो दिस है वो हमारा वही चीज है जिसके लिए हमने इवेंट लिसनर को क्रिएट किया है। तो बेसिकली हमारा ये जो बटन है यही हमारा दिस है। हम चाहें तो दिस को console.dir भी कर सकते हैं। अगर हमें लॉग नहीं करना, dir किया, रिफ्रेश किया, जैसे ही क्लिक किया तो वैसे ही हमारे लिए हमारी बटन वाली जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो गई। तो ये सारी बटन की चीजें। हम चाहें तो बटन ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें बटन का इनर टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो जिस भी चीज के लिए, मतलब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए जब हमारा कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर उसी ऑब्जेक्ट का इनर टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक किया वैसे क्या हुआ, इस बटन का इनर टेक्स्ट आ गया विच इज इक्वल टू क्लिक मी। दोबारा क्लिक किया बटन का इनर टेक्स्ट आ गया। हम चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। हम चाहें तो जिस भी चीज के लिए क्लिक हो रहा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स, हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं टू ब्लू। से सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अब जिस भी चीज के लिए क्लिक होगा, मतलब ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू सेट हो जाएगा। क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, मेरे बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट हो गया और उसका इनर टेक्स्ट मेरे पास स्क्रीन पर आकर प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर दिस का मतलब है ये ऑब्जेक्ट। अब दिस का फायदा इवेंट लिसनर्स के अंदर तब होता है जब हम मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक सिंगल इवेंट लिसनर को यूज करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पेज के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमने एक H1 हेडिंग भी बनाई है, इसको कह देते हैं यूज ऑफ दिस इन इवेंट लिसनर्स। उसके बाद हम H3 हेडिंग भी बनाते हैं, लेट्स डेमो इट ऑन एलिमेंट्स। फिर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट आ गए, एक हमारे पास H1 हेडिंग आ गई, एक H3 आ गई, एक हमारे पास नॉर्मल पैराग्राफ आ गया, एक हमारे पास बटन आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर जिस भी चीज को क्लिक किया जाए उसका कलर ब्लू हो जाए। तो उस चीज को करने के लिए या तो हम सारी की सारी चीजों को इंडिविजुअली सिलेक्ट करें, सारी की सारी चीजों के ऊपर इंडिविजुअल ऐड लिसनर लगाएं। यानी यहाँ पर हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर हम चूज करेंगे अपना पैराग्राफ एंड उसी तरीके से हम अपनी H1 एंड H3 को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी H1 के लिए हो गया, ये हमारी H3 के लिए हो गया, यहाँ पर भी H1 एंड H3। एक तो तरीका है कि सबसे पहले हमने ये इवेंट लिसनर लगाया, उसके बाद हम एक और इवेंट लिसनर, फिर एक और इवेंट लिसनर्स। तो ये हमारा पैराग्राफ के लिए हो गया, ये हमारा H1 के लिए हो गया, ये हमारा H3 के लिए हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही जिस भी एलिमेंट को क्लिक किया जाएगा, जैसे पैराग्राफ को जैसे ही क्लिक किया जाएगा वैसे ही हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा दिस डॉट इनर टेक्स्ट। इस ऐड इवेंट लिसनर में ये जो कॉल बैक है, यहाँ पर दिस का मतलब क्या होगा, दिस का मतलब यहाँ पर ये पैराग्राफ होगा, क्योंकि इस कॉल बैक को ये पैराग्राफ ट्रिगर कर रहा है। इस वाले फंक्शन के अंदर जब ये कॉल बैक ट्रिगर होगा तो यहाँ पर दिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दिस का मतलब ये H1 हेडिंग होगी, क्योंकि ये H1 हेडिंग इस कॉल बैक को ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट ट्रिगर होगा उसी का कलर ब्लू सेट हो जाएगा और उसके लिए दिस डॉट इनर टेक्स्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। इसे करते हैं रिफ्रेश, जैसे H1 को क्लिक किया वैसे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया एंड इसकी जो इनर टेक्स्ट है वो हमारे पास आ गया। जैसे H3 के लिए क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, इनर टेक्स्ट आ गया। पैराग्राफ के लिए करेंगे क्लिक, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, इनर टेक्स्ट आ गया। वैसे बटन के लिए करेंगे क्लिक तो इनर टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। पर ये एक कोड को लिखने का उतना अच्छा तरीका नहीं होगा। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं, हमारा एज अ प्रोग्रामर, एज अ अच्छा प्रोग्रामर, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, ये एम होना चाहिए कि कोड के अंदर कभी भी सेम सी चीजें बार बार ना लिखी हो। मतलब हमें अपने कोड के अंदर से रिडंडेंसी को रिमूव करना होता है। रिडंडेंसी कहने का क्या मतलब है कि ऐसी चीज जिसको हमने बार बार लिख रखा है बट उसकी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इस कोड के अंदर अगर नोटिस करें तो ये दो लाइनें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, सेम लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सेम लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सेम लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बेस्ट तरीका होगा इस कोड को रीफैक्टर करने का, रीस्ट्रक्चर करने का, कि हम एक सिंगल फंक्शन बना ले। इस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं चेंज कलर। अब चेंज कलर फंक्शन क्या करेगा, चेंज कलर के अंदर हम इतने पार्ट को कर देते हैं कट एंड पेस्ट। तो जिस भी चीज के लिए हमारा चेंज कलर कॉल होगा हम सबसे पहले उसके इनर टेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे एंड फिर दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यानी उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करके कर देंगे ब्लू। अब यहाँ पर पूरे के पूरे कॉल बैक की जगह हमें सिर्फ चेंज कलर लिखने की जरूरत है। इसे कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, सेम चीज कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट एंड सेम चीज कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट। सेव कर लिया। तो ये क्या कर दिया हमने, सारी की सारी जो रिडंडेंसी अपने कोड से उसको रिमूव किया। जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उन सब के लिए हमने सेम फंक्शन को एज कॉल बैक पास किया। अब ये फंक्शन चाहे बटन के लिए एग्जीक्यूट हो, चाहे पैराग्राफ के लिए एग्जीक्यूट हो, चाहे H1 के लिए हो, चाहे H3 के लिए हो या किसी और एलिमेंट के लिए हो, यहाँ पर दिस का मतलब वही होगा जिसने ऐड इवेंट लिसनर के अंदर जाकर इसे ट्रिगर किया होगा। जैसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड इनर टेक्स्ट। तो फंक्शनैलिटी सारी की सारी सेम रही, बट यहाँ पर कोड हमने क्या कर दिया, रीफैक्टर कर दिया, क्योंकि हमें एक चीज पता थी कि दिस का मतलब कॉल बैक के अंदर वही ऑब्जेक्ट होता है जिसने उसे इवेंट लिसनर के अंदर कॉल करवाया या एग्जीक्यूट करवाया। तो इस तरीके से दिस को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, काफी ज्यादा हमारे काम आता है जब भी हम इवेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। अभी तक हमने माउस इवेंट्स को देखा, हमने देखा कि माउस से क्लिक होता है, माउस एंटर होता है, तो किस तरीके से हमारे इवेंट्स ट्रिगर हो जाते हैं पेज के ऊपर। वैसे हमारे कीबोर्ड से भी इवेंट्स को हम ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे की को प्रेस करना या एरो कीज को प्रेस करना या फिर की को प्रेस करके उसे छोड़ देना। तो जब भी की हमारी कीबोर्ड के ऊपर नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ जाती है, इतनी छोटी चीजें भी हमारे वेब पेज के ऊपर हम ट्रैक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम एक स्पेशल डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा इवेंट आर्गुमेंट। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल बैक के अंदर एक आर्गुमेंट होता है जो होता है इवेंट आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारी की सारी चीजों को हम हटा देते हैं एंड इसे भी हटा देते हैं। हम सिर्फ अपना बटन रखेंगे, index.html से भी हम सिर्फ एक बटन को यूज कर रहे होंगे।
तो app.js के अंदर जाकर ऐड इवेंट लिसनर और इसमें हम एक फंक्शन बना देंगे console.log बटन क्लिक्ड, सेव, रिफ्रेश। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा कॉल बैक होता है इसके अंदर हमेशा एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इवेंट आर्गुमेंट। ये जो इवेंट होता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है। हम इसे ई भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ ई भी लिखते हैं, यानी सिर्फ ई लिख दिया या ईवीटी लिख दिया या पूरा हम इवेंट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट आएगा इवेंट नाम से और इस इवेंट आर्गुमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं, console.log करेंगे इवेंट को। तो जब भी हमारा बटन क्लिक होगा हमारे पास ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट आएगा इवेंट, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। सेव, रिफ्रेश। जैसे ही बटन को क्लिक किया हमारे लिए क्या हुआ, इवेंट प्रिंट हो गया। इवेंट क्या है, ये एक पॉइंटर इवेंट है। पॉइंटर यानी ये जो स्क्रीन के ऊपर हिलता हुआ सा हमें एरो दिखाई दे रहा है, इसे हम पॉइंटर कहते हैं। और जब ये बटन क्लिक हो रहा है तो वो इसी पॉइंटर का इवेंट है। अब पॉइंटर इवेंट के अंदर ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें दिख जाएंगी। हमें यहाँ पर कंट्रोल की दिख जाएगी, हमें यहाँ पॉइंटर टाइप मिल जाएगा। पॉइंटर टाइप में क्या स्टोर्ड है, माउस, यानी हमने माउस से इसे ट्रिगर किया है, इसका हमें टाइप मिल जाएगा। टाइप क्या है, टाइप है क्लिक। हम चाहें तो सिमिलर ऐड इवेंट लिसनर क्रिएट कर सकते हैं फॉर आवर डबल क्लिक। तो इसे डीबीएल क्लिक कह देते हैं, सेव, रिफ्रेश। अब बटन को हम 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक किया तो ये जो फर्स्ट पॉइंटर इवेंट और ये जो सेकंड पॉइंटर इवेंट है ये है सिंगल क्लिक की वजह से, क्योंकि डबल क्लिक में भी 2 सिंगल क्लिक्स होते हैं और डबल क्लिक खुद क्या है, डबल क्लिक खुद एक माउस इवेंट है। जैसे इस इवेंट लिसनर को अगर हम बंद कर दें और सिर्फ डबल क्लिक का इवेंट लिसनर रखें, रिफ्रेश करें, अब डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक माउस इवेंट आ गया। माउस इवेंट में भी हमारे पास कई सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे और यहाँ पर टाइप में हमारे पास आ गया कि ये डबल क्लिक इवेंट है। तो इस तरीके से ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट होती है ये हमारे ट्रिगर्ड इवेंट के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम काफी ज्यादा यूज करेंगे अपने कीबोर्ड इवेंट्स के लिए। तो अभी तो हमने माउस इवेंट्स को देखा, अब हम बात करने वाले हैं अपने कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। कीबोर्ड इवेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर एक प्लेस होल्डर रख लेते हैं, टाइप समथिंग, सेव, रिफ्रेश। ये हमारा इनपुट आ गया। इस इनपुट के अंदर हम चाहें तो कुछ भी चीज, रैंडम चीज हम टाइप कर सकते हैं और इसके अंदर जब भी हम चीजें टाइप करेंगे तो हमारे कीबोर्ड को हमें यूज करना पड़ेगा, तब हमारे कीबोर्ड इवेंट्स ट्रिगर होंगे। तो कीबोर्ड इवेंट्स के लिए सबसे पहले तो इस इनपुट को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम अपने इनपुट को एक्सेस कर लेंगे एंड इनपुट के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर कर देंगे। अब हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर में बहुत सारे कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे हम चाहें तो सर्च कर सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर के अंदर जाकर, यहाँ पर इवेंट टाइप्स में हमें चाहिए हमारे कीबोर्ड इवेंट्स। तो लेट्स सर्च फॉर के, ये हमारे कीबोर्ड इवेंट्स आ जाएंगे। तो शुरुआत कर सकते हैं हम कीबोर्ड इवेंट्स में की डाउन से, की प्रेस से, की अप से। बेसिकली की डाउन का मतलब होता है फायर्ड व्हेन की इज प्रेस्ड। जब भी आप अपने कीबोर्ड के ऊपर किसी भी की को प्रेस करते हैं तो मतलब वो की डाउन का इवेंट है। और जैसे ही की को प्रेस करने के बाद हम अपनी उंगली हटा लेते हैं की से, तो की वापस से अप की तरफ आती है, तो वो हमारा की अप का इवेंट है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इवेंट है कीज के अंदर। तो यहाँ हम इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं की डाउन के लिए। हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो console.log प्रिंट करवाएगा की वॉज प्रेस्ड। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। यहाँ पर क्लिक करेंगे ए तो क्या आया, की वॉज प्रेस्ड। दोबारा एंटर करेंगे बी तो क्या आया, की वॉज प्रेस्ड। सी एंटर करेंगे, की वॉज प्रेस्ड। डी एंटर करेंगे, की वॉज प्रेस्ड। तो ये तो रैंडम वर्ड्स टाइप किए तो हमारी की प्रेस आ गई। पर जब हम डिलीट भी करेंगे यानी बैक स्पेस भी जब आप प्रेस करेंगे तो भी की प्रेस आपका काउंट होगा। हम नोटिस करें तो स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे बैक स्पेस आ रहा है की, अगर हमारी स्पेस भी आएगी तो स्पेस के लिए भी की प्रेस काउंट होती है। आप एरोस की को यूज करेंगे, एरो वाली कीज के लिए भी यूज हो रहा है, शिफ्ट दबाएंगे शिफ्ट के लिए भी यूज होगा। तो बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर हम कोई भी की को प्रेस करें, हमारी की डाउन वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा एंड उसके लिए हम प्रॉपर काउंट देख सकते हैं कि हमने कितनी कीज को प्रेस किया। तो ये हमारा की डाउन वाला इवेंट है। उसी तरीके से हमारा की अप वाला इवेंट होता है। इसी तरीके से सेम हम चीज कर सकते हैं अपने की अप के लिए, की वॉज रिलीज्ड। रिलीज मतलब की को हमने प्रेस करके छोड़ दिया, सेव, रिफ्रेश। अब यहाँ पर हम चाहें तो ए को बहुत देर तक प्रेस कर सकते हैं, अभी बहुत देर तक प्रेस किया हुआ है, जैसे ही उसे छोड़ेंगे वैसे ही की वॉज रिलीज आ जाएगा। दोबारा बी को प्रेस करेंगे, की वॉज रिलीज। सी को प्रेस करेंगे, की वॉज रिलीज। तो इस तरीके से की अप भी बार बार हमारे लिए ट्रिगर होकर आएगा। अब अगर हम अपनी की डाउन वाले इवेंट को देखें तो इस इवेंट के लिए हम अपनी इवेंट ऑब्जेक्ट को चेक करने वाले हैं। तो अपनी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो है इसे एक्सेस कर लेंगे और इसे हम प्रिंट करवाएंगे console.log इवेंट, सेव, रिफ्रेश। जैसे ही हमने कुछ भी प्रेस किया, ए प्रेस कर दिया, वैसे ही हमारे पास क्या है, हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट आ गई कीबोर्ड इवेंट। तो जब पॉइंटर से हम चीजें कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे, डबल क्लिक कर रहे थे, तो पॉइंटर इवेंट आया था, क्योंकि अब हम कीबोर्ड के थ्रू इवेंट्स को ट्रिगर कर रहे हैं तो हमारे पास कीबोर्ड इवेंट वाली ऑब्जेक्ट आई। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे हमें डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेंगे जो यूजफुल होते हैं, पर हमें 2 पैरामीटर्स पर ध्यान देना है। एक है हमारा कोड के अंदर हमें लिखकर आया है की ए, एंड दूसरा पैरामीटर जिसके लिए हमें ध्यान देना है वो है हमारी की। क्योंकि हमने ए को प्रेस किया तो हमारे लिए कोड में आया की ए एंड की में आया ए। तो बेसिकली वहीं पर अगर हम यहाँ पर बी प्रेस करते तो इस केस में कीबोर्ड इवेंट के अंदर हमारे की कोड में हमारे पास 66 आता है, की में आता है बी एंड कोड के अंदर आता है की बी। यहां पर लेट्स सपोज हम स्पेस प्रेस करते हैं तो इस बार कीबोर्ड इवेंट के अंदर की के अंदर आती है खाली स्पेस एंड कोड के अंदर आता है लिखा हुआ स्पेस। तो जब भी हमारे कीबोर्ड इवेंट का हमारे पास इवेंट आर्गुमेंट होता है तो इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अंदर कीबोर्ड्स के लिए हमारे पास 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है हमारा कोड एंड एक होती है हमारी की। ये जो की प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर कौन सी की विजिबल है। जैसे अगर हमने ए प्रिंट किया होगा तो इसके अंदर ए आएगा, अगर हमने बी प्रिंट किया होगा तो इसके अंदर बी आएगा, अगर हमने स्पेस किया होगा तो इसके अंदर भी खाली स्पेस हमारे पास आएगा, अगर हम कोलन प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कोलन आएगा। यानी कि हमें वो दिखाती है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। और कोड हमें क्या देता है, कोड हमें इस पर्टिकुलर की का कोड रिटर्न करता है। जैसे स्पेस अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसका कोड होगा एक स्ट्रिंग जिसके अंदर लिखा होगा स्पेस। अगर हम कोलन प्रिंट करेंगे तो कोलन का भी हम चाहें तो कोड देख सकते हैं। यहाँ कोलन हमने प्रेस किया तो सेमीकोलन के लिए कोड है हमारा सेमीकोलन।
तो इसके लिए हमारे पास कोड आएगा सेमीकोलन। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। की प्रॉपर्टी हमें दिखाती है कि इनपुट के अंदर भी क्या दिख रहा है, और कोड प्रॉपर्टी हमें दिखाती है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोड एग्जैक्टली क्या है। जैसे हम चाहें तो यहाँ पर इवेंट के साथ साथ इवेंट की दिखा सकते हैं, और चाहें तो इवेंट का कोड दिखा सकते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो इनपुट के अंदर अगर हम ए टाइप करते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपना की मिल गया कि हमने ए टाइप किया, उसका कोड मिल गया की ए, और हमारे पास प्रिंट होकर आ गया की वाज प्रेस्ड। यहाँ पर बी टाइप किया तो ये की आ गई। इसे थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं, की इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर लिख देते हैं कोड इक्वल टू सेव, रिफ्रेश। हमने ए टाइप किया तो हमारी की है ए, हमारा कोड है की ए एंड की वाज प्रेस्ड। अगर हमने जी टाइप किया तो ये तो हमारी जी की जी एंड की वाज प्रेस्ड आ गया, पर उसके बाद मैंने एंटर टाइप किया तो मेरी की थी एंटर और उसका कोड भी था एंटर। अब हम चाहें तो यहाँ पर हम अपना स्लैश टाइप कर सकते हैं, तो की थी ए, कोड है इसका स्लैश, की वाज प्रेस्ड। हम चाहे तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन मार्क टाइप कर सकते हैं। तो इसने क्वेश्चन मार्क को क्या किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन मार्क को अपनी कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करने के लिए मैंने शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क प्रेस किया, तो पहले शिफ्ट आया फिर क्वेश्चन मार्क आया, मैंने शिफ्ट राइट प्रेस किया और उसके बाद सेकंड टाइम पर मैंने स्लैश की को प्रेस किया, तो दो कीज को मुझे प्रेस करना पड़ा अपने क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाने के लिए। हम चाहें तो अपने शिफ्ट लेफ्ट को प्रिंट कर सकते हैं, तो ये मेरी की थी, मैंने दबाया शिफ्ट, उसका कोड है शिफ्ट लेफ्ट एंड की वाज प्रेस्ड। तो इस तरीके से हम चाहे तो बहुत सारी मल्टीपल कीज के साथ उनके कोड एंड की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अगर हमें बैकटिक को प्रिंट करना है तो यहाँ हम बैकटिक टाइप कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, इसने कोड दे दिया बैक कोड, की आई हमारी जो बैकटिक्स जिनको हम यूज करते हैं, एंड की वाज प्रेस्ड। तो इस तरीके से अपने कीबोर्ड के ऊपर आप कोई भी की जिसको एंटर करेंगे उसके लिए उसका की एंड कोड दोनों को हम ट्रैक कर सकते हैं। एंड ये काफी यूजफुल होता है बहुत सारे डिफरेंट चीजों में। आपने कई बार वीडियो गेम्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं लैपटॉप के ऊपर जिनको हम खोलते हैं, जिसमें जो भी हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिस भी कैरेक्टर के साथ हम खेल रहे होते हैं, उसको हम आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, और उनको मूव करने के लिए अपनी एरो कीज का यूज करते हैं अपनी कीबोर्ड के ऊपर। तो बेसिकली वहां पर जो हमारा गेम होता है वो ट्रैक कर रहा होता है कि कीबोर्ड के ऊपर कौन सी की प्रेस हो रही है। अगर एरो में फॉरवर्ड वाली की प्रेस हो रही है तो हमारा कैरेक्टर आगे चलता है, बैकवर्ड वाली की प्रेस हो रही है कैरेक्टर पीछे चलता है, लेफ्ट वाली की प्रेस हो रही है कैरेक्टर लेफ्ट में चलता है, राइट वाली प्रेस हो रही है तो कैरेक्टर राइट में चलता है। जैसे यहाँ पर इस इनपुट के अंदर हम चाहें तो अपनी रिफ्रेश कर लेते हैं, हम चाहें तो अपनी फॉरवर्ड की को जब प्रेस करवाएंगे तो उस की वैल्यू है एरो अप और उसका कोड भी है एरो अप। हम चाहें तो डाउनवर्ड्स को प्रेस करवा सकते हैं, एरो डाउन। हम चाहें तो लेफ्ट को प्रेस करवा सकते हैं, विच इज एरो लेफ्ट। हम चाहें तो राइट को प्रेस करवा सकते हैं, विच इज एरो राइट। तो इस हिसाब से हम अपना प्रॉपर एक गेम टाइप जो फीचर है उसको बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट लेट्स डू इट। हम अपने प्लेस होल्डर के अंदर क्या करेंगे, मूव योर कैरेक्टर। हमारा कोई मेन कैरेक्टर है वीडियो गेम का, उसको हम मूव करवाना चाहते हैं, तो कैरेक्टर को मूव करवाने के लिए हम डिफरेंट कीज हैं उनको प्रेस कर सकते हैं। तो हमारा इनपुट क्या करेगा, उन कीज को लिख लेगा। हमारा की डाउन वाला इवेंट है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये की प्रेस यहाँ से हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। हम अपनी की कोड के हिसाब से ट्रैक करेंगे कि हमारी की का कोड क्या है। अब की चार पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती हैं की कोड के अंदर, या तो हमारे पास एरो अप आ सकता है, या फिर हमारे पास एरो डाउन आ सकता है, या फिर हमारे पास एरो लेफ्ट आ सकता है, या फिर हमारे पास एरो राइट आ सकता है। तो अगर हमारा जो इवेंट डॉट कोड है इक्वल टू एरो अप है तो उस केस में हम क्या करवाना चाहते हैं, उस केस में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कैरेक्टर मूव्स अप, या इसे फॉरवर्ड कह सकते हैं, फॉरवर्ड। एंड उसी तरीके से अगर ये की डाउन है तो इसे कह सकते हैं कैरेक्टर मूव्स बैकवर्ड। अगर यहाँ पर डाउन की जगह हमारे पास लेफ्ट आ जाता है, कैरेक्टर मूव्स लेफ्ट। एंड राइट के लिए लिख सकते हैं कैरेक्टर मूव्स राइट। सेव कर लेंगे। तो हमने क्या किया, अपना जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसका हम कोड प्रॉपर्टी ट्रैक करें। कोड प्रॉपर्टी के अंदर अगर एरो अप है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वीडियो गेम का वो आगे चलेगा। अगर हम एरो डाउन प्रेस करते हैं तो बैकवर्ड्स चलेगा, लेफ्ट में लेफ्ट चलेगा, राइट में राइट चलेगा। सेव, रिफ्रेश। अगर हम अपवर्ड एरो प्रिंट करते हैं तो हमें पता चलता है कैरेक्टर ऊपर जाएगा, डाउनवर्ड यानी कैरेक्टर नीचे जाएगा, या बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट में कैरेक्टर लेफ्ट जाएगा, राइट में कैरेक्टर राइट जाएगा। इसे हम दूसरी चीजों से भी ऐड कर सकते हैं। या फिर लेट्स सपोज एरो अप के लिए हम चाहते हैं कि जब भी यू प्रेस हो तो अप जाए, जब भी डी प्रेस हो तो डाउन जाए, जब भी एल प्रेस हो तो लेफ्ट जाए, और जब भी एरो राइट हो तो वो राइट जाए। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी अगर की यू प्रेस हुई है तो उसे फॉरवर्ड जाना है या उसे अप जाना है। जब भी हमारी की डी प्रेस हुई है तो उसे डाउन जाना है। जब भी हमारी की एल प्रेस हुई है, यानी कोड जब भी की एल है, जो हमारा लेटर एल होता है, तो उसके लिए उसे लेफ्ट जाना है। और जब भी हमारा आर प्रिंट हुआ है तो उसके लिए उसे राइट जाना है। सेव, रिफ्रेश। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं कैरेक्टर को तो हम यू टाइप कर सकते हैं, तो कैरेक्टर मूव्स अप, तो उसने क्या किया, यू को ट्रैक किया। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो हम एल प्रिंट कर सकते हैं, एल एंटर किया तो हमारा कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ जाएगा। दोबारा एल एंटर करेंगे, कैरेक्टर और लेफ्ट की तरफ जाएगा। दोबारा एल एंटर करेंगे, कैरेक्टर और लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर हम डाउन लेकर आना चाहते हैं तो हम डी को प्रेस कर सकते हैं। अगर हम राइट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हम आर को प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी कीज हम प्रेस कर रहे हैं, अपने इनपुट के अंदर एंटर कर रहे हैं, उन सबको हम ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग देयर कोड। एंड उसकी हेल्प से हम काफी सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं जिनको यूज करते हैं। और उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम अभी नहीं यूज कर रहे होंगे, बट एक बेसिक फंक्शनैलिटी है जिसको हमने ट्रैक कर लिया। और आप भी काफी क्रिएटिव चीजें सोच सकते हैं कि कीबोर्ड प्रेस होने वाली की से या की अप वाले इवेंट्स हम कौन सी डिफरेंट क्रिएटिव चीजें हैं जिनको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्म इवेंट्स के बारे में। यानी हम जितने भी फॉर्म्स अपने HTML के अंदर बनाते हैं उनके ऊपर भी कई सारे इवेंट्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक HTML फॉर्म को क्रिएट करके देखते हैं। index.html के अंदर हम अपना एक फॉर्म टैग बनाएंगे और इसके लिए हम एक्शन डिफाइन करेंगे /एक्शन। अब इस फॉर्म के अंदर हम अपना एक इनपुट डाल सकते हैं, प्लेस होल्डर। इसमें हम अपना यूजर नेम ले सकते हैं और हम एक बटन क्रिएट कर सकते हैं और इस बटन के अंदर हम लिख सकते हैं रजिस्टर। सेव,
रिफ्रेश। तो ये हमारा सैंपल फॉर्म क्रिएट हो गया जिसके अंदर हम अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एंटर किया अपना कॉलेज एंड उसके बाद जैसे ही हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बटन कहाँ आता है, फॉर्म के अंदर आता है, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और कहाँ पर जाएंगे हम स्लैश एक्शन के ऊपर चले जाएंगे जो बेसिकली ऐसा यूआरएल है जो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हम यहाँ आ गए स्लैश एक्शन के ऊपर जो एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हम अपने फॉर्म के ऊपर यहाँ पर कोई भी इवेंट लिसनर अगर ऐड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने फॉर्म को एंड फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब फॉर्म के लिए बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स होते हैं जिनमें से एक इवेंट होता है उस फॉर्म को सबमिट करने का इवेंट। हम चाहते हैं हम कंसोल डॉट लॉग करवाएं फॉर्म सबमिटेड। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए वैसे ही हम ये चीज़ कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहते हैं। तो इसे सेव कर लिया, वापस से चले जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ABCD हमने एंटर किया, रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली कंसोल डॉट लॉग के अंदर वो चीज़ प्रिंट हुई थी, पर क्योंकि हम इस URL के ऊपर आ गए तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, बहुत तेजी से इस पार्ट को देखने की कोशिश करनी है। हमने यूजर नेम एंटर किया, रजिस्टर किया, तो वहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ था, पर क्योंकि हमारा पेज ही चेंज हो गया तो अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो एक अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश, ABC, रजिस्टर किया। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा अलर्ट आया कि फॉर्म सबमिटेड, हमने क्लिक किया ओके एंड उसके बाद हम अपने इस URL पर आ गए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म के ऊपर हमारा एक इवेंट होता है सबमिट नाम का, जिसके ऊपर हम कॉल बैक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर्म के ऊपर और भी इवेंट्स होते हैं, पर हम सबमिट को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो सबमिट के ऊपर अभी हम ध्यान देंगे। तो जैसे ही फॉर्म के लिए सबमिट इवेंट ट्रिगर हुआ वैसे ही हम अपने कॉल बैक को एग्जीक्यूट करा देते हैं। पर सबमिट होने के बाद फॉर्म के लिए हम ऑटोमेटिकली इस एक्शन पर चले जाते हैं, पर इस चीज को हमें रोकना है। हम नहीं चाहते कि हम बाद में एक्शन वाले या किसी और URL पर रीडायरेक्ट हो जाए, हम इसी पेज पर रहना चाहते हैं फॉर्म के सबमिट होने के बाद भी। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मेथड होता है हमारी इवेंट आर्गुमेंट का जो हमारे काम आता है। जब भी हम चाहते हैं कि जो भी डिफॉल्ट चीज है उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं अपने इवेंट लिसनर के अंदर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यानी इवेंट से जो भी डिफॉल्ट एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं, उसे हम रोक लेते हैं। तो यहां पर अपने फंक्शन के अंदर हम अपना इवेंट आर्गुमेंट ले सकते हैं और हम लिख सकते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड की मदद से जो भी हमारा डिफॉल्ट काम परफॉर्म हो रहा होगा, जैसे सबमिट को क्लिक करने के बाद हमारा डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट होता है कि हम उस URL पर चले जाएं जो हमने यहाँ पर एक्शन के अंदर लिखा है। तो अगर हम इस एक्शन को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे, हम लिखेंगे यूजर नेम, रजिस्टर करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास अलर्ट आएगा बट हम उस URL पर नहीं जाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, उसी पेज पर रहेंगे। अगर हम यहाँ पर और DEFGH दोबारा जाकर सबमिट करते हैं तो दोबारा सबमिट हो जाएगा, पर हम कभी भी उस एक्शन वाली URL पर नहीं जा रहे होंगे क्योंकि हमारा डिफॉल्ट प्रिवेंट हो गया। और अब क्या परफॉर्म होगा, जैसे सबमिट का इवेंट होगा वैसे ही जो भी हमने अपने कॉल बैक के अंदर लिखा है वो सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्म्स के लिए भी इवेंट लिसनर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी फॉर्म जब सबमिट होता है तो हम उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी तक ये चीज हमारे लिए काफी सारी मिस्ट्री थी कि HTML के अंदर हम फॉर्म्स तो क्रिएट कर देते थे, उसको हम भरवा भी लेते थे यूजर से, पर उसके डेटा के साथ हम काम कैसे करें। काम हम कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम वेरिएबल्स को टैकल कर सकते हैं, हम वैल्यू ले सकते हैं, पर फॉर्म जब एक बार सबमिट हो तो उसके डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए। तो उसके लिए हम अपना ऐड इवेंट लिसनर यूज कर सकते हैं फॉर आवर सबमिट इवेंट, कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए वैसे ही हम क्या करें, जो फॉर्म के अंदर डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसके डेटा के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने 2 एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो हमें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर ABCD लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे, वैसे क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बट प्रिवेंट डिफॉल्ट से हम एक्शन वाले URL पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना जो भी इनपुट है, हमने फॉर्म के अंदर 2 चीजें रखी हैं, एक अपना इनपुट, एक अपना बटन। हम क्या करेंगे, फॉर्म वाले इनपुट को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही हमने फॉर्म वाले इनपुट को एक्सेस किया, लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना इनपुट, क्योंकि हमारे पास सिंगल इनपुट है। हम क्या कर सकते हैं, इस इनपुट की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, या इस इनपुट को अभी के लिए प्रिंट करवाते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो हमने लिखा ABCDEFG, रजिस्टर किया, तो हमारे लिए हमारा इनपुट आ गया। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे इस इनपुट की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम console.dir कर लेते हैं अपने इनपुट ऑब्जेक्ट को, सेव, रिफ्रेश, ABCDEFG, रजिस्टर। तो ये मेरी इनपुट ऑब्जेक्ट मेरे लिए आ गई। हम चाहें तो यहाँ ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, लॉग इनपुट डॉट इनर टेक्स्ट, सेव, रिफ्रेश, ABCD, रजिस्टर। तो क्या हुआ, इनपुट डॉट इनर टेक्स्ट से हमें इनपुट की अंदर वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। जनरली जब भी हमें हेडिंग की या पैराग्राफ की इनर वैल्यू चाहिए होती है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसके लिए हम इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पर इनपुट्स के लिए इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी वैसे नहीं वर्क करती। इनपुट के लिए ये जो एक्सटर्नल चीजें जो यूजर ने एंटर की हैं, ये इनर टेक्स्ट के अंदर स्टोर नहीं होती, ये अलग तरीके से स्टोर होती है। कैसे स्टोर होती है, उसके लिए हम अपनी इनपुट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये हमारी इनपुट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट हमें प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है विच इज आर वैल्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पर जाकर मुझे मेरी वैल्यू प्रॉपर्टी दिखती है, और वैल्यू क्या स्टोर करती है, वैल्यू हमारा जो भी इनपुट के अंदर अभी करंट वैल्यू है, जब फॉर्म सबमिट हुआ है तो जो करंट वैल्यू इनपुट के अंदर चल रही है वो यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। तो हम प्रिंट करवा सकते हैं इनपुट डॉट वैल्यू को, तो उससे इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। ABCD, रजिस्टर किया तो हमारे पास ABCD आ गया। अगर हम बाद में लिख दें EFG, रजिस्टर किया तो हमारे पास EFG भी आ गया ABCD के साथ। तो इनपुट की अभी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास इनपुट डॉट वैल्यू से आती है। अगर हम इस पूरे को हटाकर लिखते हैं अपना कॉलेज, एंटर किया तो हमारे पास पूरा अपना कॉलेज आ गया फॉर्म सबमिट करने से। मैं अगर अपना नाम एंटर करूं, रजिस्टर करूं, तो मेरे पास मेरा पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी कि फॉर्म के अंदर अगर हमें ट्रैक करना है फॉर्म की जो भी वैल्यू उसके अंदर सबमिट हुई है उसे अगर देखना है तो उसके लिए हम इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। और इवेंट क्या होगा, इवेंट हमारा सबमिशन का इवेंट होगा, सबमिट इवेंट होगा। एंड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इनपुट के लिए हम लिखते हैं इनपुट डॉट वैल्यू, ना कि इनर टेक्स्ट। अब अगर हमारे फॉर्म के अंदर हम और भी चीजें एंटर करें, जैसे यूजर नेम के लिए हमने एक इनपुट बना लिया, एक पासवर्ड के लिए हम इनपुट बना लेते हैं, इसे टाइप हम दे देते हैं पासवर्ड, एंड इसे हम अपना टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा यूजर नेम हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया।
app.js में यहाँ पर इन्हें हम आईडी भी दे देते हैं, ये हमारी आईडी हो गई यूज़र, एंड इसके लिए हम आईडी रख सकते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पर एक हम यूज़र की वैल्यू ले सकते हैं यूज़र, एंड उसी तरीके से हम एक आईडी की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ या पासवर्ड, यहाँ पर हम पास कर देंगे पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करें, वैसे ही हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए console.log हमारा यूज़र डॉट वैल्यू की यूज़र की क्या वैल्यू लिखी गई थी एंड पासवर्ड की क्या वैल्यू लिखी गई थी। इसे कर देते हैं पास डॉट वैल्यू, सेव, रिफ्रेश। तो यूज़र के अंदर हम ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज श्रद्धा इज माई यूज़र, ABCD इज माई पासवर्ड विच इज़ अ वेरी वीक पासवर्ड। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, ये मेरे पास यूज़र नेम आ गया, ये मेरे पास हमारा पासवर्ड आ गया। उसी तरीके से अगर लेट्स सपोज हम प्रिंट करते हैं अपना कॉलेज एंड 1 2 3 इज द पासवर्ड, रजिस्टर किया तो अपना कॉलेज यूज़र नेम आ गया एंड उसके पासवर्ड की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो हम सबमिशन के अंदर उसकी इनपुट के अंदर क्या वैल्यूज एंटर हुई हैं, उन सारी की सारी वैल्यूज को हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो इन वैल्यूज को अब हम अपने डेटाबेस के साथ लिंक करके अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ऑल्दो इतना आगे अभी हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक सिंपल अलर्ट क्रिएट करेंगे, हाय, फिर हम अपना नाम लिख देंगे, नेम इज बेसिकली यूजर डॉट वैल्यू, योर पासवर्ड इज सेट टू, एंड फिर हम लिख देंगे अपना पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ तो काम हमने क्या किया, सिंपल सा अलर्ट क्रिएट करने का काम किया है। नहीं तो हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं जो भी फॉर्म से हम डेटा लेते हैं। तो बेसिकली जब हम फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर रजिस्टर करते हैं, या फिर जब हम अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं कहीं पर भी, तो उसमें हमसे फॉर्म पे बेसिक चीजें मांगी जाती है, हमारा नाम मांगा जाता है, एज मांगी जाती है, जेंडर मांग लेते हैं, बर्थ ईयर मांगते हैं। तो ये बहुत सारी जो डिटेल्स होती है, फोन नंबर, ईमेल, ये सारी की सारी इस तरीके से एक्सेस होती है और फिर बाद में जाके वो सारी वैल्यूज हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कराई जाती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो सिस्टम को पता हो कि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। तो इस तरीके के सिस्टम्स हम बैकएंड के अंदर बनाना सीख रहे होंगे जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। अभी के लिए हम एक सिंपल सा अलर्ट क्रिएट करेंगे, सेव एंड रिफ्रेश। लेट्स सपोज श्रद्धा इज द यूजर नेम, 1 2 3 इज द पासवर्ड, रजिस्टर किया तो हमारे पास आ गया, हाय श्रद्धा, योर पासवर्ड इज सेट टू 1 2 3। इसी तरीके से दोबारा अगर लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम अपना कॉलेज का कोई यूजर नेम है एंड पासवर्ड इज ABCD, रजिस्टर, हाय अपना कॉलेज, योर पासवर्ड इज सेट टू ABCD। तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं यूजिंग आवर फॉर्म। अब यहाँ पर तो फॉर्म के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, फॉर्म के इंटरनल एलिमेंट्स यानी ये जो इनपुट हो गया, ये दूसरा इनपुट हो गया, ये मेरा बटन हो गया, इनको एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली हमने क्वेरी सिलेक्टर को यूज किया। पर इनको एक्सेस करने का एक और इनडायरेक्ट तरीका होता है जिसको हम थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर तो फॉर्म के हर एक इनपुट को हमें एक इंडिविजुअल आईडी देनी पड़ेगी, हमें उस आईडी को ट्रैक करना पड़ेगा। पर हम चाहें तो डायरेक्टली अपनी फॉर्म ऑब्जेक्ट से भी उसके इंटरनल एलिमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इतने पार्ट को एक बार कर देते हैं कमेंट आउट। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा वैसे ही हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद हम प्रिंट करवा देंगे या console.dir करवा देंगे अपने फॉर्म ऑब्जेक्ट को। ये हमारी फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगी, सेव एंड रिफ्रेश। ये हमारा ABCD, ये हमारा 1 2 3। हमने जैसे ही रजिस्टर किया हमारे पास हमारा फॉर्म ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। फॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर भी कई सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम जाएंगे अपनी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी पर। तो फॉर्म के अंदर हमारी एलिमेंट्स नाम का एक कलेक्शन होता है। इसको अगर एक्सपैंड करें तो ये HTML फॉर्म कंट्रोल्स कलेक्शन है जिसमें हमारी जितनी भी चीजें हमारे फॉर्म के अंदर होती हैं, जैसे हमारा फर्स्ट इनपुट, हमारा सेकंड इनपुट, हमारे ये बटन, ये सारे के सारे अवेलेबल होते हैं इनसाइड दिस एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। तो अगर हम चाहें तो फॉर्म डॉट एलिमेंट्स लिखकर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कलेक्शन आ जाएगा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अगर हमें फर्स्ट इनपुट को एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स ऑफ 0, ये हमारा फर्स्ट इनपुट आ गया। सेकंड इनपुट को एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स ऑफ 1, ये हमारा सेकंड एलिमेंट आ गया। और बटन को एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स ऑफ 2, ये हमारा बटन आ गया। तो इस तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाना भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर इतने पार्ट को हम सेम रख सकते हैं और यूजर्स के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं फॉर्म डॉट, या फॉर्म की जगह हम चाहें तो दिस डॉट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ 0, एंड ये सेकंड हो जाएगा दिस डॉट एलिमेंट्स ऑफ 1। एंड अब ये कोड वैसे ही रन करेगा जैसे हम इंडिविजुअली इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे। पर अब हमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म है। यहाँ पर दिस की वैल्यू क्या है, क्योंकि कॉल बैक के अंदर दिस लिख रहे हैं तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जिसकी वजह से इवेंट लिस्नर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ, ये फॉर्म, वही यहाँ पर हमारा दिस है। तो राइटिंग दिस इज इक्वल टू फॉर्म डॉट एलिमेंट्स ऑफ 0। चाहे हम ये लिखें चाहे हम ये लिखें, यहाँ पर मतलब सेम है। सेव, रिफ्रेश। अब हम लिखेंगे ABCD 1 2 3 4, रजिस्टर किया तो यहाँ आ गया हाई ABCD और पासवर्ड इज सेट टू 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्टली फॉर्म की हेल्प से हमने अपने इंटरनल एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सेस करना सीख लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इनमें से सबसे पहला हमारा चेंज इवेंट, दूसरा है हमारा इनपुट इवेंट। ये जो दोनों इवेंट्स हैं काफी सिमिलर से हैं पर इनके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। चेंज इवेंट क्या करता है, चेंज इवेंट किसी भी एलिमेंट की जब भी वैल्यू चेंज होती है उस इवेंट को ट्रैक करता है। और ये जो इवेंट है सिर्फ हमारे इनपुट, टेक्स्ट एरियाज एंड सिलेक्ट एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो जब भी किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई चेंज आए उस इवेंट को ट्रैक करने के लिए हम अपने चेंज इवेंट को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्म को एक बार कर देते हैं कमेंट आउट। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने इनपुट को एक्सेस करेंगे। तो लेट यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना यूजर। तो हम बेसिकली ये जो हमारा इनपुट है इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग इट्स आईडी। तो यहाँ हैश लगा देते हैं। अब हम यूजर के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं। इवेंट लिसनर में हम चेंज को देखेंगे कि जब मेरे इनपुट की वैल्यू चेंज हो जाए तब ये इवेंट लिसनर ट्रिगर होगा और ये प्रिंट करवाएगा console.log इनपुट चेंज्ड। और चेंज होकर इनपुट की क्या फाइनल वैल्यू आई उसे भी हम प्रिंट करवा देंगे। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे अपने इनपुट की वैल्यू यानी यूजर डॉट वैल्यू, या फिर हम इसे दिस डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम के अंदर हमने एंटर किया ABCD। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो प्रिवेंट डिफॉल्ट भी हमें यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा।
ये हम कर लेते हैं, इतना पार्ट हम हटा देते हैं। तो हम फॉर्म के सबमिशन को प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं, रिफ्रेश करेंगे। हमने लिखा ABCD, क्या हुआ, एक एक की जब हमने प्रेस की तब हमारा चेंज जो इवेंट है वो ट्रिगर नहीं हुआ, जैसे ही रजिस्टर किया तब चेंज इवेंट ट्रिगर हुआ। यानी हमने ABCD किया, रजिस्टर किया, तो यहां पर दिखा रहा है इनपुट चेंज, फाइनल वैल्यू इज ABCD। तो चेंज क्या करता है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू के अंदर चेंज को ट्रैक करता है। एक एक की को जब हमने प्रेस किया उस चेंज को ट्रैक नहीं करेगा। अब रिफ्रेश करते हैं, यहां पर दोबारा लिखते हैं ABC, और अब रजिस्टर की जगह हम स्क्रीन के बाहर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया वैसे क्या हुआ, चेंज ट्रिगर हो गया। यहां पर चेंज इवेंट का मतलब है कि जब भी किसी इनपुट को पहले वो जिस स्टेट में था और बाद में जिस स्टेट में हमने उसे छोड़ दिया है उसके अंदर जब डिफरेंस आ जाता है तो फिर हमारा चेंज ट्रिगर हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर ये खाली था, हमने बाहर क्लिक किया तो भी ये खाली रहा, हमने अंदर क्लिक किया दोबारा बाहर क्लिक किया तो भी ये खाली था, अंदर क्लिक करें बाहर क्लिक करें तो हमारा कोई चेंज ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने अंदर क्लिक करके इसकी कोई वैल्यू जो है उसको चेंज कर दिया, पर अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे यानी या तो बाहर क्लिक करेंगे या रजिस्टर पर क्लिक करेंगे या कहीं और क्लिक करेंगे, जैसे इस दूसरे पासवर्ड पर भी हमने क्लिक किया तो मतलब हमने फर्स्ट इनपुट को छोड़ दिया। जैसे ही फर्स्ट इनपुट को छोड़ दिया हमने और उसकी इनिशियल स्टेट अलग होगी उसकी फाइनल स्टेट से, वैसे ही हमारा चेंज इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो चेंज, ये जो इवेंट होता है चेंज, तो ये छोटे छोटे चेंजेस को ट्रैक नहीं करता, ये इनिशियल और सिर्फ फाइनल चेंज के बीच की स्टेट को ट्रैक करता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे चेंजेस भी ट्रैक हो, यानी जब हम A टाइप करें तो A ट्रैक हो, B टाइप करें तो B ट्रैक हो, तो उसके लिए हम अपने इनपुट इवेंट को यूज करते हैं। तो इनपुट इवेंट तब फायर होता है जब हमारी वैल्यू ऑफ अ इनपुट या फिर सेलेक्ट या फिर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हैज बीन चेंज्ड। तो उसके अंदर कोई छोटा चेंज भी आता है, मतलब कोई छोटी सी चीज भी इनपुट होती है, तब भी इनपुट इवेंट हमारा फायर हो जाता है। जैसे ये तो हमारा चेंज इवेंट था, इसी यूजर के लिए हम चाहें तो एक इनपुट इवेंट भी बना सकते हैं। और ये क्या करेगा, यहां पर हम लिख देते हैं चेंज इवेंट और यहां पर हम लिख देते हैं इनपुट इवेंट, और फाइनल वैल्यू ये हमें इनपुट इवेंट की फाइनल वैल्यू देगा, ये हमें चेंज इवेंट की फाइनल वैल्यू देगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहां पर हम लिखने वाले A। तो क्या हुआ, A से सिर्फ इनपुट इवेंट फायर हुआ और फाइनल वैल्यू क्या आई, AI। अब क्योंकि हमने स्क्रीन के बाहर भी क्लिक कर लिया तो हमारा चेंज इवेंट भी ट्रिगर हो गया। अब हम B को प्रेस करेंगे तो दोबारा इनपुट, या फिर इसे एक बार दोबारा डेमोंस्ट्रेट करते हैं। A को प्रिंट किया तो इनपुट इवेंट ट्रिगर हुआ, फाइनल वैल्यू AI। B को एंटर किया, इनपुट इवेंट ट्रिगर हुआ, फाइनल वैल्यू ABI। C को एंटर किया, इनपुट इवेंट ट्रिगर हुआ, फाइनल वैल्यू ABCI। D को E को एंटर किया तो इनपुट इवेंट ट्रिगर हुआ, फाइनल वैल्यू ABCDEI। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस से हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो जब चेंज होती है तो उससे इनपुट इवेंट ट्रिगर होता है। और जब भी मेजर चेंज आता है, मतलब जब भी एक बार स्टेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर एंटर हुए और अब वहां से एग्जिट हो रहे हैं, तो हमारा चेंज इवेंट जो है वो ट्रिगर होता है। अब यहाँ पर एक और स्पेशल चीज है नोट करने वाली, कि जब भी हम ABCD जैसी चीजें टाइप करते हैं वो तो हमारे इनपुट इवेंट को ट्रिगर करती हैं, पर जैसे हम एरो कीज को प्रेस करें तो एरो कीज हमारे इनपुट इवेंट को ट्रिगर नहीं करती। आप शिफ्ट एंटर करेंगे या फिर आप कंट्रोल दबाएंगे तो जो नॉन कैरेक्टर कीज होती है या एरो कीज होती है वो हमारे इनपुट इवेंट को ट्रिगर नहीं करती, सिर्फ कैरेक्टर कीज हमारे इनपुट इवेंट को ट्रिगर कर रही होती है। अब ये जो इनपुट एंड चेंज है इसको यूज करके हम अपना एक टेक्स्ट एडिटर भी बना सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर का बेसिक मतलब ये होगा कि हम ऊपर एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि हम अपने इनपुट के अंदर क्या टाइप करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर, या इनफैक्ट हमें फॉर्म भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल सा एक इनपुट ले सकते हैं। ये प्लेस होल्डर बना सकते हैं, टाइप समथिंग, इसे हम ID दे सकते हैं टेक्स्ट, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये आ गया टाइप समथिंग, जिसके अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं और इसके ऊपर हम एक पैराग्राफ बना लेंगे। पैराग्राफ के ऊपर एक H1 हेडिंग दे देते हैं, माई टेक्स्ट एडिटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम इस इनपुट के अंदर टाइप करें वो सारा का सारा ऊपर एक पैराग्राफ है उसके अंदर आकर हमारे लिए टाइप होकर आ जाए। तो उसके लिए हम दोनों एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेंगे। पहले तो अपने इनपुट को एक्सेस कर लेंगे, इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम एक्सेस कर सकते हैं विद आर ID टेक्स्ट। तो इनपुट के लिए हम अपना एक इवेंट लिसनर क्रिएट करेंगे, जो किसके लिए लिसन करेगा, इनपुट के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक छोटा छोटा चेंज ट्रैक हो। हम बड़े चेंज को ट्रैक नहीं करना चाहते, छोटे छोटे चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना फंक्शन कॉल बैक। फंक्शन कॉल बैक में सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हमारे इनपुट की फाइनल वैल्यू को। कैसे प्रिंट करवाते हैं इनपुट की वैल्यू को, इनपुट डॉट वैल्यू से सेव करवा लेंगे, रिफ्रेश। तो इनपुट के अंदर A टाइप हुआ तो A प्रिंट हो गया, BCD टाइप हुआ तो A ABC ABCD EFGH। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही हैं, हम चाहते हैं ऊपर पैराग्राफ के अंदर आए। तो उसके लिए हम अपने पैराग्राफ को एक्सेस कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारा पैराग्राफ, सेव। एंड हम चाहते हैं पैराग्राफ का जो इनर टेक्स्ट है उसकी वैल्यू सेट हो जाए टू माई इनपुट डॉट वैल्यू, मतलब इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरे पैराग्राफ की वैल्यू बन जाए। सेव, रिफ्रेश। जैसे इसके अंदर A टाइप करेंगे तो पैराग्राफ के अंदर A आ गया, इसके अंदर B टाइप करेंगे पैराग्राफ के अंदर B आ गया, CDEFGH। लेट्स सपोज इसे अगर हमें डिलीट भी करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम चाहें तो अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, इज अ गुड स्टूडेंट। इस तरीके से पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपना एक कस्टम टेक्स्ट एडिटर है जिसे क्रिएट कर दिया। तो स्क्रीन के ऊपर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ में दिख रहा होगा कंसोल के अंदर कि कैसे छोटा छोटा हर एक चेंज हमारे इनपुट के अंदर ट्रैक हुआ है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि हर एक छोटे चेंज के लिए हमने एक इवेंट लिसनर ऐड कर दिया है।